हेलो बच्चों। कल की क्लास में हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात की थी और हमने समझा था कि कार्य क्या होता है कि हम कोई भी क्रिया को संपादित कर रहे हैं तो वो कार्य है। जैसे हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या हम उसको उठा रहे हैं तो वो कार्य है। यानी कि किसी भी क्रिया का संपादन कार्य होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, बल एंड विस्थापन का गुणनफल। यानी कि बल को विस्थापन से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क। कार्य कार्य कैसा है, मात्रक हमने पढ़ा था जूल या न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद में हमने सीजीएस मात्रक पढ़ा था अर्ग या डाइन इंटू सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने इसके विमेय सूत्र की बात की थी और विमेय सूत्र आया था M1L2 T-2। इसके बाद में हम पहुंच गए थे कि कार्य अदिश राशि है। और अदिश क्यों है, क्योंकि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल हुआ है, डॉट गुणनफल हुआ है, इसलिए कार्य अदिश राशि होगा। और हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर 90 डिग्री बल और विस्थापन के मध्य कोण होगा, बल एंड विस्थापन के मध्य 90 डिग्री कोण होगा तो कार्य शून्य होगा। 0 डिग्री कोण होगा तो कार्य धनात्मक होगा और 180 डिग्री कोण होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। और ये तक बात कर चुके थे कि वृत्तीय पथ में किया गया कार्य हमेशा 0 होगा। इसके बाद में हमने कार्य का धनात्मक प्रकार पढ़ा था कि कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे। इसी प्रकार से कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब विपरीत दिशा में होंगे। तथा कार्य शून्य कब होगा, जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होंगे। बच्चों इसके बाद हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। इसके बाद हम आए थे एनर्जी पे। और एनर्जी के बारे में हमने जाना था कि एनर्जी क्या होती है, कोई भी कार्य करने की क्षमता। हम कोई भी कार्य कब कर पाएंगे, जब हमारी उस कार्य को करने की एनर्जी होगी, क्षमता होगी। और एनर्जी का मात्रक हमने पढ़ा था जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। बच्चों एनर्जी एक तरीके से कार्य ही है कि हम कितना कार्य कर रहे हैं उसी को एनर्जी कहा जाएगा। कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी होती है। यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा का हमने पढ़ा था कि इसका मान होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। इसके बाद में हमने गतिज ऊर्जा की बात की थी कि जो गतिशील वस्तुएं होती है उनमें खुद की एक ऊर्जा होती है, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। यदि द्रव्यमान m हो और वेग v हो तो हमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, mv², जो होगा काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के बराबर। और बच्चों इसी को संवेग की टर्म में हमने पढ़ा था कि संवेग की बात करें तो गतिज ऊर्जा को कैसे लिखेंगे, p²/2m, जहाँ पे m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग और p क्या है संवेग। बच्चों इसके बाद में हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv²। तो इसमें डायरेक्ट समानुपाती होता है m के और समानुपाती होता है v² के। यदि हम इसके द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, लेकिन यदि वेग को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 गुना, क्योंकि वेग स्क्वायर के समानुपाती है। इसी प्रकार से वस्तु को वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है और द्रव्यमान को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। और बच्चों गतिज ऊर्जा के उदाहरण में हमने देखा था कि जमीन पर दौड़ता हुआ कोई लड़का गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगर वो दौड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें गतिज ऊर्जा होगी, इसीलिए वो दौड़ पा रहा है। कोई बस चल रही है तो गतिज ऊर्जा, आंधी के टीन का डिब्बा उड़ जाता है, टीन उड़ जाते हैं तो गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार से यदि हम किसी हथौड़े से कील को ठोकते हैं
तो गतिज ऊर्जा के कारण ही कील उसमें अंदर घुस जाती है सतह पर, तो वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बच्चों इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो कार्य है उसको ऊर्जा की टर्म में हम mgh भी लिख देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो आपने कार्य का फॉर्मूला बताया था Fs cos थीटा, तो इस बार आप mgh क्यों बता रहे हो? बच्चों कार्य को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हम किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर उठाने में हमें क्या नीड होगी कार्य निकालने के लिए, कि जैसे हाइट कितनी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है और इसका भार कितना है। तो जब उन तीनों को गुणा करेंगे तो हम निकाल पाएंगे कि हमने कितना कार्य किया। इस क्वेश्चन में हमने यही यूज किया था कि 2 मीटर की ऊंचाई दी हुई है और भार दिया हुआ है हमें 20 किलोग्राम, और हमसे पूछा है कि कार्य बताओ, किसके द्वारा? गुरुत्वीय बल द्वारा किया कितना कार्य किया गया। तो हम इसे निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? mgh, m कितना 200, g कितना 10, हाइट कितनी 2, आंसर कितना आ जाएगा 400 जूल। ये हमने कर लिया था। बच्चों इसके बाद में आज की क्लास शुरू करते हैं कि हम कहाँ पे पहुँच गए थे, स्थितिज ऊर्जा तक। बच्चों हर कोई वस्तु में अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा होती है। जैसे कोई वस्तु है कि ये यहाँ पे है, एक ऊंचाई पे है, तो इसमें खुद की स्थिति इसकी इतनी ऊंचाई पर है, उसके कारण भी एक ऊर्जा है कि जैसे हम इससे अपना हाथ हटा लेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी। तो ये जिस ऊर्जा के कारण नीचे गिरेगी, जो नीचे गिरने में ऊर्जा इसका मदद करेगी, वो स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, हाइट h है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? mgh। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आ गया mgh का, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, h क्या है बच्चों? ऊंचाई, एंड g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण से तो आप वाकिफ होंगे कि इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैल्यू कितनी होती है? 9.8 या 10। हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए, आंकिक प्रश्न करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाए। और बच्चों स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि दबा हुआ गद्दा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कि जैसे हम किसी गद्दे पर बैठे और वो पिचक गया, जब हम हटेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर होता है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो किस ऊर्जा के कारण प्रयास करता है? तो उसका कारण है स्थितिज ऊर्जा, कि उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, और जब हम उससे अपना फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से यदि हमने कोई पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ है और हम उसे छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद वो नीचे गिरेगा, तो जिस ऊर्जा के कारण नीचे गिरेगा उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे छत से लटका हुआ पंखा है, कोई पंखा ऊपर लटक रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यदि वो लटकता हुआ नीचे गिर जाए तो किस ऊर्जा के कारण गिरेगा? तो उसका कारण होगा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तना हुआ गुलेल भी इसी का उदाहरण है। बच्चों हमने देखा बांध में पानी स्टोर रहता है, तो जैसे ही बांध के गेट खोलते हैं, पानी को तो कोई धक्का देता नहीं है, फिर भी पानी तेजी से बहता है, बाहर निकलता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि जब बांध में पानी भरा हुआ होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। जो संचित स्थितिज ऊर्जा को जब मौका मिलता है बाहर निकलने का, तो वो पानी के रूप में बाहर निकलती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार से चाबी वाला खिलौना, हम उसमें चाबी भरते हैं, स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाती है, और जब उसे छोड़ते हैं तो वो गति करती है और गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, और एक समय के बाद रुक जाती है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन या अगला उदाहरण है स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर। यदि हम स्प्रिंग को खींचते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं,
खींचते हैं यानी कि फैलाते हैं, और कंप्रेस यानी कि दबाते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का संचार होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो वो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। और स्प्रिंग के लिए हम अलग से स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे कि जैसे बच्चों कोई स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L1 है और हमने इसको खींच दिया, खींच के बड़ा कर दिया, और इसकी लंबाई L2 होगी। तो बच्चों विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे इसका विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम माइनस प्रारंभ करेंगे, यानी कि L2 माइनस L1, पीछे वाले में से आगे वाले का घटाव करेंगे, तो इसका विस्थापन हमें मिल जाएगा। और यदि मान लो कि जैसे हमने इसका स्प्रिंग नियतांक को K माना, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग नियतांक होता है जो ये बताता है कि उसको कितना खींचा जा सकता है, कितना प्रेस किया जा सकता है। हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होते हैं। तो माना हमने जो स्प्रिंग ली है उसके लिए स्प्रिंग नियतांक है K, तो इसके लिए जो संचित ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 kx। ठीक है बच्चों, कि जो हमने स्प्रिंग ली है उसमें विस्थापन कितना हुआ और उसका स्प्रिंग नियतांक कितना है, जब दोनों को गुणा करके आधा करेंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी स्प्रिंग के लिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन द्वारा समझते हैं कि यदि कोई स्प्रिंग है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है और उसको हम 70 सेंटीमीटर तक बड़ा कर देते हैं खींचकर, यदि उसका स्प्रिंग नियतांक यानी कि K कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान हमसे पूछ लिया, तो हमें दिया हुआ है कि विस्थापन कितना, विस्थापन या एक समय दिया हुआ है। बच्चों विस्थापन को S से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो विस्थापन यहाँ हमें दिया हुआ है 70 माइनस 60 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बच्चों हम सभी सवालों को MKS पद्धति में सोल्व करते हैं या SI पद्धति में करते हैं, इसलिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे और हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। बच्चों हमने K की वैल्यू मिल गई और X की वैल्यू मिल गई, तो हमें निकालना क्या है PE, यानी कि स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा संचित हुई। इसका मान होता है ½ kx के बराबर, तो हम इसका मान निकाल लेंगे। बच्चों इसका मान क्या मिल जाएगा हमें 0.5 जूल या न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन का जवाब और दी हुई स्प्रिंग का आंसर। हम साथ के साथ बच्चों क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला हमें याद होने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला तो पता होता है लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी हमारे पास नहीं हो पाती है, तो हम इसलिए एक क्वेश्चन तो साथ के साथ करेंगे एटलीस्ट, ताकि आपको पता हो कि वैल्यूज कैसे रखनी है, मात्रक कैसे चेंज करने हैं, यूनिट्स कैसे चेंज करनी है आपको पता हो। हम जो मात्रक लेते हैं वो सारे एक जैसे लेते हैं, जिसमें सेंटीमीटर है पर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है। यदि हम इसे अर्ग में लेना होता आंसर, तो हमें यहाँ भी डाइन पर सेंटीमीटर में लेना होता, उसके बाद में हमारा आंसर आता अर्ग में। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे पावर की। पावर शब्द तो आपने सुना होगा कि उसमें इतना पावर है, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। पावर शब्द से तो आप परिचित होंगे। तो बच्चों जो कार्य करने की शक्ति होती है, कि कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। जैसे आपसे बोला जाए आपका वजन अगर 20 किलोग्राम है और आपसे बोला जाए कि 40 किलो का पत्थर अपने सर पे रखो उठा के, तो आप नहीं रख पाओगे क्योंकि आपकी इतनी शक्ति नहीं, इतना पावर ही नहीं है। तो कोई भी काम करने का अपना एक पावर होता है जो उसके लिए आवश्यक होता है।
कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी क्रिया को संपादित करने के लिए एक पावर की आवश्यकता होती है, एक क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसे शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कोई भी मोटर है जैसे घर में, और 3 टंकियां लगी हुई है, तो 3 टंकियों को कितने घंटे में भरेगी, ये उस मोटर की शक्ति होगी। तो बच्चों, कार्य करने के लिए जो दर होती है, कौन सा कार्य कितनी देर में किया जाएगा, ये शक्ति द्वारा डिपेंड किया जाता है। जो कार्य करने की दर हमारे पास होगी तो हम कहेंगे कि इसकी शक्ति हमें पता है, और शक्ति को हॉर्स पावर में या वोट में मेजर करते हैं। जैसे हमने कभी पढ़ा होगा कि जैसे घर की मोटर है पानी वाली, तो 4 HP की है, 3 HP की है, 2 HP की है। तो HP क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। HP क्या होता है बच्चों? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। पावर की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी? वोट। कार्य करने की शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। और शक्ति को कैसे निकालते हैं? कार्य बटा समय। क्या हो जाएगा? शक्ति के बराबर, या फिर P बराबर W/T। कैसे निकालेंगे? P बराबर W/T। और ये फॉर्मूला इस प्रकार निकाला गया है कि जैसे कार्य क्या होता है, Fs cos थीटा, और T का T। बच्चों, ये आपने कहीं देखा होगा, पता करो कहाँ देखा था, याद करने की कोशिश करो। हमने पढ़ा था कि वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। इस फॉर्मूले में S क्या है? विस्थापन, क्योंकि बल इंटू विस्थापन क्या होता है? कार्य। जो S/T है, S/T है, इसको हम वेग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर FV cos थीटा। यदि हमारे पास वेग हो और हमारे पास बल हो, और इनके मध्य का कोण हमारे पास हो, तो हम इस तरीके से भी शक्ति निकाल सकते हैं। बच्चों, शक्ति का विमेय सूत्र निकालते हैं कि W का हमें पता था। W का विमेय सूत्र क्या था? M1 L2 T-2, और T का क्या है? T1। M1 L2 T-2। बच्चों, इसमें करेक्शन है, हम शुरू से निकालते हैं कि P इक्वल टू होता है W/T, और क्या होता है? Fs/T। F का क्या होता है? M1 L1 T-2, और S का क्या होता है? विस्थापन का L1/T का क्या होता है? T1। इस प्रकार से विमेय सूत्र आ जाएगा M1 L2 T-2। जो इस प्रकार बात करते हैं कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति। और अश्व शक्ति क्या होता है? 1 HP बराबर 746 वोट। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, हमने आंकिक प्रश्नों में डाल दिया है, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। आंकिक प्रश्नों में जो 46 नंबर का न्यूमेरिकल होगा वो यही होगा, तो वहाँ पे हमने PDF में डाल दिया है। अब बच्चों, ये प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें? बंदूक का द्रव्यमान। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है बच्चों? गन का द्रव्यमान कितना है? M1 बराबर 10 किलो, और गोली का M2 बराबर कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg। और हमें क्या दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड। किसकी? गोली की वेग। तो गोली हमने क्या मानी है? 2, तो V
m2 क्या दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m1u1 बराबर m2u2, क्योंकि हमारे पास अभी निकाय एक ही है। यदि दो निकाय होती तो हम उसे m1u1 m2u2 जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस प्रकार सोल्व करते, क्योंकि बंदूक एक ही निकाय है इसलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला काम में लेंगे। बच्चों अब इसमें वैल्यू लिखेंगे तो हम वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू u1 कितना दिया हुआ है बच्चों 100, इसके बराबर हो जाएगा m2 हमें ये निकालना है, और m2 कितना दिया हुआ है 0.1, और इसका वेट कितना है, बच्चों सॉल्व करने पर हमें u1 की वैल्यू मिलेगी 1.0 मीटर पर सेकेंड, जो किसके बराबर होगा कि वो बंदूक पीछे की साइड पे कितना झटका देगी, उसके बराबर होगा उसका वैल्यू। इसके बाद हम नोट पढ़ते हैं जो हमारे यूनिट का एंड है कि जो 1 किलो वाट होता है वो एक यूनिट कहा जाता है। ऐसे बच्चों हमारे घर पे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हमें क्या बताया जाता है कि कितने यूनिट आए इस बार, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट मात्रक है, स्टैंडर्ड मात्रक है जो किलोवाट घंटे के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटे में कितना होता है, 1 किलो इंटू जूल पर सेकेंड इंटू घंटे में क्या होता है 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाते हैं तो टोटल हो जाएगा 3600 किलो जूल, यानी कि 36 इंटू 10 की घात 5 जूल, ये होगा 1 किलो जूल में, 1 यूनिट में किलो जूल की संख्या। और जो हम घर पे बिजली का बिल आता है तो किस प्रकार से आता है आइए समझते हैं। जैसे हमने एक पंखा चलाया हुआ है जो 10 घंटे चलता है डेली, ठीक है बच्चों, एक पंखा 10 घंटे डेली चलता है और पंखे की शक्ति कितनी है 220 वोट। तो हमसे पूछ लेंगे कि आपके यूनिटों की संख्या कितनी होगी, और यूनिट मान लो 4 रुपये पर यूनिट है उसका खर्च, तो आपके बिल कितने का आएगा। तो उसको हम क्लियरली इस प्रकार समझ सकते हैं कि जितने पावर है पंखे की, या जैसे पंखा भी दिया हुआ है एलईडी भी दी हुई है, तो सबकी हम क्षमताओं को मिलाएंगे, उनकी शक्ति को मिलाएंगे, कितने घंटे चलते हैं उससे गुणा करेंगे, कितने दिनों तक चल रहे हैं, जैसे 1 महीने की बात है तो हमें दिया जाएगा कि 30 दिन की बात हुई है या 28 दिन की बात हुई है, तो उससे गुणा करेंगे। और जब इसमें 1000 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिटों की संख्या, कि हमारे पूरे महीने में इतने दिनों में कितने यूनिट निकले उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद में हमें यदि दिया जाता है कि 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 यूनिट कितने रुपए का लेती है सरकार, तो जब सरकार हमें बता देगी कि 4 रुपये का, 5 रुपये का, कितने का यूनिट है, फिर हम उसका बिल बता देंगे। 4 रुपये से गुणा करके यूनिटों को हम बिल बता देंगे कि इस बार महीने का बिल कितने का आने वाला है। बच्चों इस प्रकार हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति को अच्छे से पढ़ लिया है। हम इसके आंकिक प्रश्नों को करेंगे ताकि हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में और जान सके। तो आप इसी तरह बने रहिए और अग्निवीर की तैयारी करते रहिए। दृढ़ निश्चय कर लिया है यदि आपने आर्मी वाला बनने का या आर्मी की वर्दी पहनने का, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।